नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 3 जनवरी। और 3 जनवरी को हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कवर अप करने हैं वो देख लेते हैं। हम सबसे पहला हमारा आर्टिकल है सेम सेक्स मैरिज, समलैंगिक विवाह जो होते हैं उनके ऊपर। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के संबंध में हमेशा एक टॉपिक ऐसा जरूर लेके आती हूँ जिससे आपके इंटरनेशनल रिलेशंस की जो जानकारी है वो ज्यादा और मजबूत हो सके। फिर है वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, इको सेंसिटिव जोन, फॉरेस्ट रिजर्व और भारत में रोड एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट। तो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है सेम सेक्स मैरिज के ऊपर, हमारे भारत में मैरिज इक्वालिटी का जो कानून यहाँ पर जो है किस तरीके से बात करता है यहाँ पर समलैंगिक विवाह के ऊपर। देखिए, जो हमारा आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, हमारी जो भारतीय दंड संहिता की जो धारा 377 है, उसके तहत यहाँ पर जो समान लिंग में व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाना या फिर विवाह करना एक दंडनीय अपराध के रूप में माना गया है। लेकिन 6 सितंबर 2018 को भारत का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने यहाँ पर धारा 377 को यहाँ पर खारिज करते हुए जो इस तरीके का मामला है समलैंगिक यौन संबंध, सेम सेक्स मैरिज जो है, गे सेक्स को लीगल बना दिया है। जो नवतेज सिंह जोहार वाला केस निकल के आया था। तो यहाँ पर जो है इसी के ऊपर सवाल है कि ये सारी जो चीजें हैं, ये इसके ऊपर सवाल क्या बनते हैं, इसके ऊपर क्या आर्ग्यूमेंट बनता है। देखो, सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा, उन्होंने यहाँ पर ये बोला था कि इस तरीके से कुछ भी चीज है उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। ठीक है, देश में व्यक्तिगत कानून को पहले से ही नाजुक संतुलन जो है उसका बिगड़ जाएगा, तो ये अलाउ किया गया। ठीक है, अंतरंग भागीदारों के रूप में एक साथ रहना, समान लिंग द्वारा जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा यौन संबंध रखने से एक पति और एक पत्नी और बच्चों की भारतीय परिवार इकाई की जो अवधारणा है वो यहाँ पर थोड़ा सा खराब होती जा रही है। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि जो पति है वो जैविक पुरुष एक पति कहलाता है, और एक जैविक महिला एक पत्नी, और जो पत्नी है यहाँ पर उनके समागम से जन्म लेने वाला जो बच्चा है उनको उनकी संतान माना जाता है, उसका यहाँ पर एक उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, ये सरकार द्वारा बातें कही गई है। और साथ ही साथ जो हमारे समलैंगिक अगर विवाह होते हैं उसको अगर हम पंजीकरण कराते हैं तो उसमें जो हमारे कानून के प्रावधान है उनका यहाँ पर जो है वो एक तरीके से उल्लंघन हो रहा है। और जो पति को एक जैविक पुरुष और पत्नी को एक जैविक महिला के रूप में माना जा रहा है, उसकी जो यहाँ पर व्याख्या है वो यहाँ पर चेंज हो रही है, अव्यवहारिक बन रही है, वो थोड़ी सी अनवर्कनेबल बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है 2018 में, उन्होंने यहाँ पर बोला था ना तो कोई उद्देश्य था और ना ही उसमें वास्तविकता के रूप में मानव धारणा को यहाँ पर वैधता प्रदान की गई है। मतलब कि उनके हिसाब से एक तरीके से अगर ये सब कुछ भी चीज आ रही है तो एक लॉ के हिसाब से वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो एक कमी है। लेकिन यहाँ पर फिर भी हमारा जो आर्टिकल 21 है उसके हिसाब से भी यहाँ पर ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि हम सेम सेक्स मैरिज यहाँ पर अलाउ करते हैं। लेकिन इन सब चीजों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमारी जो निजता है, हमारा जो निजता का अधिकार है वो सबके पास है यहाँ पर। वो कैसे आए हैं? वो हमारा जो आर्टिकल नंबर 21 है जो हमें कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो वहीं से निकल के आया ना, निजता का अधिकार हमारे पास। तो यहाँ पर नवतेज जोहार सिंह जो केस आया था उसमें यही बात निकल के आई थी कि परिवार, विवाह, प्रजनन और यौन संबंध जो है वो किसी भी व्यक्ति की गरिमा के अभिन्न अंग है, वो उसकी खुद का यहाँ पर एक पहचान के रूप में काम करते हैं। और इन सबसे ऊपर एक व्यक्ति की गोपनीयता के अंतर्गत यह भी आता है
कि उसको यहाँ पर इन सारी चीजों का अधिकार जो है वो स्वतंत्रता रूप से मिलना चाहिए। ऐसे ही एक हादिया मामले में जो है न्यायालय ने ये भी जजमेंट दिया था कि वैवाहिक संबंधों में शामिल अंतरंगता गोपनीयता का एक मुख्य क्षेत्र के भीतर होती है। तो ये हर एक की जो है, ये सारी जो भी एक मैरिज के अंदर जो भी इंटीमेसी होती है, वो सारी चीजें जो है वो बहुत ही प्राइवेट चीज होती है। वो एक पर्सन के खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आप में या फिर किसी और व्यक्ति से इसको साझा करना चाहता है या नहीं। ठीक है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा हमारा जो संविधान है उसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाज द्वारा अस्वीकार करने से संरक्षित किया गया है। और सबरीमाला केस जो आया था उसमें भी यही चीज बोली गई थी कि जो सामाजिक समूह के स्थान पर अधिकारों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो यही सारी चीजें यहाँ पर, लेकिन हमारी सोसाइटी में आज भी एक टैबू है जो कि इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा बोला जाता है स्वीकार, देखो चाहे सुप्रीम कोर्ट इसको माने पर अभी हमारी सोसाइटी में इसको एक्सेप्ट होने में काफी समय लगने वाला है ना। विवाह जो एक ऐसी संस्था है, विवाह भी तो एक संस्था ही है ना। उसने एक और कानून है तो दूसरी ओर समाज की तरफ दिया हुआ है। कानून द्वारा विवाह से संबंधित नियमों में सामाजिक परंपराओं को मजबूत किया जाता है। ठीक है। यदि समाज में बदलाव आता है तो विवाह की प्रकृति में भी बदलाव आएगा, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर हम जो है वो ये नहीं हम बिल्कुल भी एक नजरअंदाज कर सकते कि जो कानून का सर्वोच्च स्रोत है वो संविधान है। इसलिए संविधान में अगर यहाँ पर स्वतंत्रता की भावना को बोला गया है तो वो हमें यहाँ पर अनिवार्य रूप से लागू भी करना चाहिए। हर व्यक्ति की यहाँ पर जो क्या है, एक तरीके से उसको एक अपनी लेवल पे एक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो जो कि उसकी खुद की ही यहाँ पर स्वतंत्रता है। सो इस तरीके से जितना भी यहाँ पर ये सेम सेक्स की जो मैरिजेस होती हैं, ये जो अलाउ की गई हैं या इसके अंदर कोई भी चीज है, वो आज के समय में अगर हम बात करें तो वो लीगलाइज नहीं की गई है। अभी भी इसका एक केस आया था, उस केस में भी इस चीज को यहाँ पर जो है वो बोला गया है कि ये भी जो है वो स्वीकारा कभी जो है वो नहीं जाता है। और कई बार जो हमारा LGBTQ+ की जो कम्युनिटी है उनमें भी ऐसा बोला जाता है कि इसको यहाँ पर जो है चेंज किया जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं इसके लिए कि इसको लीगल कहाँ पे किया गया, देखो 30 कंट्री से ज्यादा यहाँ पर ये लीगल है सेम सेक्स मैरिज, 30 कंट्री से ज्यादा में। और सबसे जो बिल्कुल अभी रिसेंटली जिस कंट्री ने इसको लीगलाइज करा है वो है मेक्सिको, जो नॉर्थ अमेरिका में आती है। उन्होंने इसको लीगलाइज कर दिया है। क्योंकि देखो आपने पढ़ा हुआ है फंडामेंटल, आपने आर्टिकल 21 पढ़ा है, और आपने पढ़ा है कि आर्टिकल 21 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर वो अपनी शादी करना चाहता है तो वो अपनी मर्जी से कर सकता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं LGBTQ जो कि कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको भी तो ये सेम अधिकार है ना, उनके पास भी तो ये अधिकार है। और पूरा वर्ल्ड भी इस चीज को जब अलाउ कर रहा है, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, तो उसके लिए तो इसके लिए ना बहुत सारे आर्गुमेंट्स अगेंस्ट में जो मैंने आपको बताया वो देखने को मिलते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भाई एक जैविक पुरुष और एक जैविक स्त्री इन्हीं के बीच में संबंध होता है, तभी उसको आप एक मैरिज माने जाते हैं, है ना। और ऐसा बोला जाता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं तो ऐसा थोड़ी ना आपसे छीने नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट इन नेचर तो है नहीं। फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर क्वालिफाइड है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती है। ठीक है। और यहाँ पर जो है इसके लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क भी तैयार नहीं है। लीगली एक तरीके से यहाँ पर लिखा भी नहीं गया है, पूरी तरीके से इसमें हर चीज लिखी भी नहीं गई है। तो ये एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट इस चीज के बारे में ही है। तो LGBTQ सेम सेक्स मैरिज जो है वो इस तरीके का अभी यहाँ पर स्टेटस चल रहा है। काफी जगह पर इसको रिकॉग्नाइजेशन मिल गई है, कई जगह पर इसको रिकॉग्निशन नहीं मिली है। सो ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। इंडिया में यहाँ पर जो मैरिजेस हैं वो उसके लिए अलग अलग से लॉज बने हुए हैं, पर्सनल लॉज में है। जैसे अगर मैं हिंदू की बात करूं तो हिंदू के लिए जो मैरिजेस का लॉ है वो यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत चलता है। मुस्लिम के लिए यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल शरीयत लॉ 1937 के तहत है। क्रिश्चियंस के लिए यहाँ पर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के तहत चलता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा हिंदू में लिखा हुआ है इस एक्ट के अंदर ब्राइड, ब्राइड को यहाँ पर एक फीमेल दर्शाया गया है। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर इन सब केसेस के अंदर। तो हादिया केस भी आया था इस तरीके से, काफी बार इस तरीके से केसेस आए हैं उसके अंदर और उसमें चेंजेस करने की बात की गई है। तो ये है प्रेजेंट सिनारियो यहाँ पर जो कि आपको पता होनी चाहिए। इंडिया के अंदर सेम सेक्स मैरिज इज नॉट लीगलाइज्ड, अभी भी लीगल उसको नहीं किया गया।
चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। फर्स्ट आर्टिकल था हमारा ये वाला। सेकंड आर्टिकल हमारा आता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। ये मैंने आपको पहले भी एक बार क्लास में कवर अप कराया, अगर आपको याद हो तो। ये हमने कवर अप करे, लेकिन अभी जो है फिलहाल क्या चल रहा है। फिलहाल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस में अभी इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, अभी आग लागू हो चुका है। आर्थिक सहयोग और व्यापार के ऊपर समझौता अभी रिसेंटली लागू हो गया है। ये समझौता किस चीज के ऊपर है? देखिए, जो हमारा यहाँ पर आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, नाम समझो पहले। आर्थिक सहयोग देंगे और व्यापार के समझौते करेंगे। इसके अंतर्गत हमने क्या किया है, दो देशों के बीच में व्यापार को प्रोत्साहित किया, उनको सुधारने के लिए एक ऐसा तंत्र बनाया जा रहा है ताकि दोनों देश यहाँ पर उसके लिए जितना भी शुल्क लगता है, कुछ भी लगता है, उसको बहुत कम कर सके, उनके ऊपर बात कर सके। इंडिया यूएई के साथ पहले भी ऐसा समझौता कर चुका है, और इस प्रकार का व्यापार समझौता हम लोग दूसरी टाइप कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे रिलेशन हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो है इनके साथ क्वाड में भी आज शामिल हैं। आप लोग जानते हैं क्वाड के अंदर भी हैं हम लोग। त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला पहल, ट्राइलेटरल सप्लाई चेन इनिशिएटिव, इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, इन सब में शामिल है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत का 17वें नंबर का पार्टनर है इस तरीके का, और ऑस्ट्रेलिया का इंडिया 9th नंबर का है। ठीक है, तो इनके बीच में बायलेटरल ट्रेड जो है वो इंक्रीज भी हुआ है। आप देखो यहाँ पर वस्तु और सेवाओं दोनों के मामले में जो हमारा व्यापार है वो $27.5 बिलियन के मामले में 2021 में आंका गया है। और अगर मैं बात करूं कि 2019 से 2021 के बीच बीच 135% तक हमारा इनके साथ ट्रेड इंक्रीज भी हुआ है। और ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर जो है करीब करीब जितना भी हम लोग प्रॉपरली तैयार जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, मुख्य रूप से तैयार उत्पादों के बीच में ही हम लोग उनके साथ यहाँ पर शेयर करते हैं। ठीक है, सो ये है आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें। और 2021 में ऑस्ट्रेलिया से भारत का व्यापारिक जो आयात था वो $15.1 बिलियन रहा था। इसमें बड़े पैमाने पर हम लोगों ने उनसे कच्चा माल, मध्यवर्ती सामान, खनिज, ये सब चीजों का ट्रेड ज्यादा करा है। अब हम क्या कर रहे हैं इस पूरे ईसीटीए में? क्या है ये ईसीटीए? इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन, जिसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आने वाले अगले 5 सालों तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो डॉलर्स है उसको करीब इतना करके आना। अभी 27 तक चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में 45 से 50 बिलियन डॉलर तक का ट्रेड करना, और भारत में कम से कम 10 लाख अतिरिक्त रोजगार को सृजित करना। और साथ ही साथ अगर ये सब कुछ होगा तो क्या होगा, स्टार्टअप और निवेश का जो है वो प्रोत्साहन यहाँ पर उनको मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सही चीजें हैं सारी ये वाली, ऐसा होगा ही। अब इस पूरे अग्रीमेंट में और क्या क्या फायदा होगा इंडिया को? ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर ऐसा बाजार यहाँ पर प्रोवाइड करेगा जिससे भारत को लाभ होगा, क्योंकि आप पता है कि भारत जो है वो श्रम प्रधान देश है, जहाँ पे रत्न, आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, जूते, ये सब तैयार किया जाता है। तो ये सब तैयार करके ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है हमें यहाँ पर आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सब सेवाओं के ऊपर जो है वो यहाँ पर कमिटमेंट दे रही है, इन सब सेवाओं को हमें प्रोवाइड करने की। और यहाँ पर जो है एक फार्मास्यूटिकल के लिए जो हमारा दवाइयों का उत्पाद होता है उसके लिए एक अलग से यहाँ पर पेटेंट कराना, उसके जेनेरिक और बायोसेलर दवाइयों के लिए एक अलग से सेवा यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी। साथ ही साथ इन सब में जो है, जो भी ये सारी चीजें हमने बनाई है, इसके तहत हम क्या क्या सेटलमेंट करने वाले हैं। सैनिटरी के ऊपर काम करना, स्वच्छता के ऊपर काम करना, डिस्प्यूट्स को, विवादों को निपटाना, प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही करना, इन सब चीजों के ऊपर हम लोग कोई भी रोक यहाँ पे नहीं लगाने वाले हैं। तो ईसीटीए जो बेसिकली यहाँ पर साइन किया गया है उसके ये सारे इंपॉर्टेंट है। अभी ही रिसेंटली इसको साइन किया है, 29 दिसंबर को फाइनली ये हो गया, और उसकी साइनिंग सेरेमनी जो है वो 2 अप्रैल को लेकर के आई। आप पिक्चर भी देख सकते हैं, 2 अप्रैल को ये पूरी जो है वो तैयार कर दी गई है। सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक अग्रीमेंट इस चीज के ऊपर पूरा तैयार हो गया है। सो इस पूरे की डिटेल्स जो है वो यहाँ पर तैयार है। मैंने ये सारा सारा पीआईबी से लिया है। पीआईबी में ये सारा कुछ तैयार कर दिया गया है, लिखा गया है। और ये जो साइन करने वाले व्यक्ति हैं ये है पीयूष गोयल, काफी खास है ये सरकार के।
पीयूष गोयल जो है हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर इस चीज का वायदा किया। उन्होंने बोला है कि इंडिया की योगा टीचर्स को भी इनसे फायदा मिलेगा। 1 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्क वीजा लेकर के वहां पर काम भी कर सकते हैं। तो ये रिश्ते अच्छे करने पड़ते हैं ना, इन सब चीजों के लिए रिश्ते अच्छे करेंगे तो इस तरीके का अग्रीमेंट हमें साइन करने को मिलता है। और 2 अप्रैल 2022 को इसकी वर्चुअल सेरेमनी हो चुकी है पहली, लेकिन ये इफेक्ट में अब आया है। साइन तो ये 2 अप्रैल 2022 को ही हो चुका है, आपको ये तो पुरानी पिक्चर दे दी मान ले, ऐसा नहीं है, ये साइन पहले ही हो चुका है, लेकिन अब ये इफेक्ट में अब आया। ठीक है, इफेक्ट में इसको अभी 29 दिसंबर को ही लेकर के आया गया है। ठीक है, दोनों कंट्रीज को यहाँ पर जो है फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो कि बहुत ज्यादा आयात के ऊपर, इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहता है, तो उससे यही है कि इंडिया से उनको बहुत सारे ऐसे गुड्स मिलेंगे जो प्रॉपरली तैयार होंगे, फिनिश्ड प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, वो तैयार होंगे इसके अंदर। तो यही है कि अब हमारे यहाँ से तैयार होकर चीजें जाएंगी, हमें भी फायदा मिलेगा और हमारे यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, चाहे वस्तु हो चाहे उत्पाद हो, दोनों के लिए। ठीक है, सो ये पूरी जो है आप इसकी पूरी एक ये जो एक पूरी वीडियो है वो भी देख सकते हो, पीआईबी पे वीडियो भी अवेलेबल है। मैंने पूरी वीडियो देखी है और उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इकट्ठा करके आपको बताई है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों को उनसे प्रोवाइड होंगी। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? इन सब चीजों पे फायदा प्रोवाइड किया जा रहा है, इन सबको तरीके से आप लोग जरूर सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ईसीटी पे आपका क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से कवर अप किया जाएगा। क्लियर है सबको? ये है हमारे भारत के और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के ऊपर पूरा एक आर्टिकल। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। थर्ड है एयर पॉल्यूशन। वायु की गुणवत्ता खराब होने से निर्माण तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लगी है। ये तो आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली के अंदर जो पूरी वायु की गुणवत्ता है वो बहुत खराब हो गई है और वो गंभीर की श्रेणी में पहुंच गई है। जो अगर आप एयर क्वालिटी को पूरा चेक करें तो दिल्ली में ये सारी जो एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी परियोजनाएं हैं, निर्माण कार्य हैं, उन सब पे क्या लगा दी गई है, उन सब के ऊपर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में देखा गया है कि भाई जो 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, जिसको हम AQI के नाम से जानते हैं, आई होप आप सब लोग जरूर अपने अपने क्षेत्रों का AQI रोज देखते होंगे। तो आप लोग ये देखते होंगे कि AQI जो है वो बहुत ज्यादा लो कैटेगरी में चला गया, 399 चला गया, सीवियर कैटेगरी में आ गया। ठीक है, ज्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी, ज्यादा का मतलब है वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब कि और ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर 399 है, 301 से 400 के बीच में वॉर वेरी पुअर और 401 से 500 के बीच में सीवियर। तो दिल्ली की हालत कुछ सीवियर में ही जाती जा रही है, बहुत बुरा हाल यहाँ पे होता जा रहा है। तो बेसिकली यही है कि जो वहाँ की वायु है, वायुमंडलीय स्थिति है, उसके कारण दिल्ली की जो गुणवत्ता सूचकांक है वो गंभीर श्रेणी में होता जा रहा है। और सरकार ने ये तैयार किया है कि निर्माण की जितनी भी गतिविधियां हो रही है, आपको पता है कि बहुत से घर बन रहे होते हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, उन सब पे रोक लगाने की बात की गई, जिसके लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान स्टार्ट किया गया। इसको आप लिख लीजिए, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। किससे जुड़ा हुआ है? ये उससे जुड़ा हुआ है कि अगर वायु प्रदूषण होता है तो उसको कम करने के लिए क्या क्या आपातकालीन उपाय को एक स्टेट के मिनिस्टर्स द्वारा, एक स्टेट की जनता द्वारा क्या क्या चीजों को किया जाएगा, वो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स। सवाल बन सकता है इसके ऊपर, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इज रिलेटेड टू, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान किससे जुड़ा हुआ है? तो आपका जो है इससे यहाँ पे सवाल बन सकता है। तो इसको भी लिख लीजिएगा, ये जो पूरा प्लान है आपका किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये आ सकता है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है ये। फिर इसके बाद आगे देखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में कुछ लाइंस देखेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगाया था, ताकि ये हर एक व्यक्ति जान सके कि उसके यहाँ की जो एयर की क्वालिटी है वो कैसी है। हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या क्या देखा जाता है एयर क्वालिटी में? 8 प्रदूषकों को चेक किया जाता है, पर्टिकुलेट मैटर वहां का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड, ये सब चेक किया जाता है। इसकी 6 श्रेणियां होती है, जिसमें देखा जाता है कि भाई उच्च स्तरीय है मतलब अच्छा है,
संतोषजनक है, ठीक ठाक है, मध्यम प्रदूषित है, खराब है, बहुत खराब है, गंभीर है। ये किसने बनाया है? आईआईटी कानपुर के साथ एक्सपर्ट ग्रुप्स ने मिलकर के, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर के इन सब ने इसको डेवलप किया है, जिसके तहत ये देखा जाता है कि पूरे के पूरे एरिया में एयर क्वालिटी का क्या सिचुएशन चल रहा है। और उसी के तहत यहाँ पर एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसमें जो यहाँ पर ये आया क्यों था, जब एक एमसी मेहता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2016 में एक केस आया था, उसके तहत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी, और उसके दिल्ली के अंदर, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के जितना भी रीजन है वहां पर एक ग्रेडेड एक्शन प्लान तैयार किया गया है, ताकि एक रिस्पॉन्स प्लान यहाँ पर तैयार किया जाए, ताकि हम ये चेक कर सकें। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ जो हमारी पर्यावरण की मंत्रालय है, उन्होंने भी इसके ऊपर, इसकी रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए एक विशिष्ट योजना तैयार की है 2017 में ही, जिसके तहत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जो भी यहाँ पर एनसीआर के रीजन यहाँ पे लगते हैं, उन सब के बीच में यहाँ पर समन्वय जारी किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि भाई किस तरीके से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें ये बताता है कि सेंटर जो है उसके लिए एक कमीशन का भी निर्माण किया था, और यहाँ पर अगर आप मध्यम से ऊपर पहुंचते हैं तो आपको यहाँ पर क्या सावधानियां बरतनी है, उसके ऊपर ये तैयार किया गया था। तो इसके ऊपर एक कमीशन भी तैयार की गई है। इस कमीशन में कौन कौन रहेंगे? इस कमीशन के अंदर जो है भारत सरकार के सचिव रहेंगे, राज्य सरकार के जो सचिव रह चुके हैं वो पर्सन होंगे, और ये जो एक पोस्ट रहेगी ये 3 सालों के लिए की अवधि के लिए, और 70 वर्ष की आयु, अगर रिटायर हो गए तो 70 वर्ष के लिए। और यहाँ पर ये जो है स्टेट गवर्नमेंट को ये बता सकते हैं कि भाई आपने यहाँ पर क्या क्या निर्देश को जारी करना है। वो एक एक्सपर्ट होंगे इन चीजों में, वो ये बताएंगे कि आपने कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीजों को जारी करना है। इवन इनके पास ये भी अधिकार होगा कि अगर वहां की कोई भी राजधानी, जो भी स्टेट है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, उसने अगर कोई भी एक जारी किया है ऐसा निर्देश जो मानदंडों का उल्लंघन का कारण बन सकते हैं, तो वो उसको रद्द करने के भी अधिकार अपने पास रखता होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी अगर जारी किया गया जो सही नहीं है, अगर उसमें भी रोक टोक लगानी है, तो यहाँ पर ये कार्य भी किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है ये उपरोक्त जो भी अध्यक्ष होंगे इसके, वो हमारी जो दिल्ली है और दिल्ली के आसपास एनसीआर का जो रीजन है, उस पर अगर वायु की गुणवत्ता में कुछ भी सुधार करना है, सुरक्षा करनी है, उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश को जारी कर सकता है, और उससे संबंधित जितनी भी शिकायतें आती है उस पर सुनवाई रखने का भी अधिकार रख सकता है। और ये पर्सन जो है यहाँ पर जो भी प्रावधान है, होता है उनका उल्लंघन करने वालों की पहचान करना, कारखानों की पहचान करना, उद्योगों की पहचान करना, उन पर निगरानी रखना, उन पे प्रदूषण के ऊपर कंट्रोल करके रखना, उनको बंद करने का भी अधिकार ये रखते हैं। ये सारे अधिकार इस पर्सन के पास हैं। तो यहाँ पर जो भी पर्सन है, ये आयोग के पास ये भी होगा कि पराली जलाने से पराली का धुआं जो दिल्ली की तरफ एंटर होता है, उससे जो किसानों को पर्यावरण में क्षतिपूर्ति जो भी होती है, वो भी यहाँ पर इसको अधिकार होगा कि वो फार्मर से इस चीज का कंपनसेशन, एनवायरमेंट कंपनसेशन ले सके। सो जो ये एमसी मेहता केस था, ये क्या था, इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था कि भाई बिल्कुल हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, वायु, समुद्र, जल, ऐसी चीजों का जो है सामान्य उपयोग करना है, और ये सिर्फ निजी स्वामित्व तक सीमित नहीं रह सकती, ये हमें प्रकृति ने दिए हैं, इसलिए इसका संरक्षण करना भी हमारा ही यहाँ पर जिम्मेदारी है। जो भी हमारी स्टेट है यहाँ पर, राज्य इन संसाधनों के संरक्षक माने जाते हैं, और पब्लिक जो है वो इन संसाधनों का फायदा उठा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्सन है उसका ऐसा कहना था कि जो भी यहाँ पर क्षति हुई है, जो भी यहाँ पर पर्सन ने यहाँ पर क्षति किया है, उसको यहाँ पर जो है वो एक अमाउंट भी पे करना चाहिए, जो एनवायरमेंट में इतना नुकसान पहुंच रहा है इन सब चीजों की वजह से। ठीक है ना? तो यहाँ पर पर्यावरण को जो नुकसान दिया जा रहा है उसके लिए उत्तरदायित्व होना चाहिए। ना केवल प्रदूषण की पीड़ितों को मुआवजा मिले, बल्कि यहाँ पर जो है पर्यावरण में क्षति पूर्ति लगती है, उसकी लागत की भी पूर्ति जो है उसी कंपनी से, उसी व्यक्ति से जिसने ये कार्य किया, उससे ही करवानी चाहिए। ठीक है ना? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है इसके अंदर। तो ये आपके एग्जाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है वो आपको पता है, ये कई बार पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल इससे कई बार होते हैं।
और जो एयर पॉल्यूशन है वो हमारा हमारा जो है एक साफ सुथरे एनवायरनमेंट का सभी को अधिकार है। हमारा आर्टिकल 21 हमें इस चीज के अधिकार की यहाँ पर देता है कि आर्टिकल 21 सभी व्यक्तियों को यहाँ पर अधिकार है कि वो पूर्ण तरीके से यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट में जी सके। सख्त दायित्व सबको होना चाहिए कि आप जो है कोई भी पर्सन यहाँ पर लापरवाही से काम ना करे। हर व्यक्ति के ऊपर कानून का उत्तरदायित्व होना चाहिए। बहुत जरूरी है कि भारत के जो कानून है वो बहुत सख्त होने चाहिए हर प्रकार से, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके की चीजें करता हुआ पाया जाता है। हमारे अगर मैं बात करूं कि हमारे यहाँ पर जो पॉल्यूशन होता है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है, पॉल्यूशन जो क्रिएट होता है उसका स्रोत क्या क्या है, तो देखिए सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा स्रोत आप देख सकते हो वो आपको दिखेंगी इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज, डस्ट का आना, कंस्ट्रक्शन का होना सबसे बड़ा स्रोत। बाकी जो है कूड़ा को जलाना 17% उसका भी स्रोत है। घरों में जो खाना बनता है उसका भी यहाँ पर डोमेस्टिक कुकिंग, डीजल जनरेटर भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है। तो ये काफी बड़े जो है वो स्रोत यहाँ पे निकल करके आ रही हैं, काफी सारी चीजें निकल के आ रही हैं जो कि इसका क्रिएट करती हैं एक जगह पर किस चीज के होने को, पॉल्यूशन को। सो पॉल्यूशन यहाँ पर अलग अलग प्रकार से काफी सारे रीजंस हैं इसके अलग अलग जिसकी वजह से ये होता है। एक सिंगल रीजन नहीं है, एक सिंगल रीजन की वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो गया और प्रॉब्लम होगी, एक सिंगल रीजन इसका नहीं होता है। अलग अलग प्रकार के रीजन आप देख सकते हैं, काफी सारे हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल जो कि है इको सेंसिटिव जोन से जुड़ा हुआ है। इको सेंसिटिव जोन होते हैं पर्यावरण से संवेदनशील क्षेत्र। देखिए अभी हाल ही में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने ये निर्देश दिया है कि देश भर में जितने भी संरक्षित वन हैं, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स हैं, वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सैंचुरी है, वहां की जो सीमाएं हैं उनको आप सीमांकित करना शुरू करो। और सीमाओं जो भी आप शुरू कर रहे हो उसे शुरू होने वाले कम से कम 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में आपको क्या मार्क करने होंगे, आपको यहाँ पर जो है पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों को मार्क करना पड़ेगा। ये भी आपको यहाँ पर मार्क करने पड़ेंगे, इन सारे हिस्सों को आपको मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। सो अब यहाँ पर जो है ऐसा नहीं कि अभी हुआ है, पहले जो है 10 किलोमीटर की बाउंड्री आई थी यहाँ पर जो कि स्टेट्स और यूटीज ने बोला था। फिर यहाँ पर जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान तैयार किया गया था जिसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि 10 किलोमीटर की जो बाउंड्रीज होगी नेशनल पार्क की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, वो क्या कहलाएंगे, वो इको सेंसिटिव जोन कहलाएंगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ये डिसाइड किया गया था। ठीक है, उस समय ये डिसाइड किया गया था। और मिनिमम ये डिसाइड किया था कि भाई जो भी पब्लिक वहां पर होगी वो पब्लिक के जनहित के तहत यहाँ पर डिसाइड कर दिया जाएगा। बेसिक यही था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जितना भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभयारण्य है, उसके आसपास कुछ भी अगर हो रहा है तो कुछ विशेष गतिविधियों को विनियमित करना है, वहां पर एक्सप्लॉयटेशन कम हो। क्योंकि अगर वो सब कुछ होगा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, हमारे जानवरों पर, हमारी फ्लोरा एंड फौना पर पड़ेगा, तो उनको भी तो प्रोटेक्ट करना है ना इन सब चीजों को लेके। तो यहाँ पर यही चीज था कि भाई उनका वो क्या जोन होंगे, इको सेंसिटिव। वो सेंसिटिव होंगे तो वहां पर लोगों की आवाजाही भी कम होगी, वहां पर जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं उन पर क्या लगा दी जाएगी, रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। उन पे रेस्ट्रिक्शन होगी तो उनको जो है वहां पर एक्सप्लॉयटेशन, उन रिसोर्सेज का जो शोषण है वो भी यहाँ पर कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था यहाँ पर ये सारी चीजें। आगे देखेंगे तो हमारा यही है यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो आपकी ये फिफ्थ लाइन है यहाँ पर सब लोग पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश सारे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। फिफ्थ लाइन जो आपकी लिखी हुई है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। क्वेश्चन आएगा इको सेंसिटिव जोन जो है वो कौन से एक्ट के तहत यहाँ पे बताए गए हैं, तो वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत यहाँ पर है। मेंशन नहीं करा उन्होंने, लेकिन इस एक्ट का ये जो एक कहता है, मतलब वर्ड नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी यहाँ पर
सेफगार्ड, जो भी यहाँ पर आप सुरक्षा के दायरे में रहते ही इन सबको परफॉर्म कर सकते हैं। आपका पूरा एक सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उस सुरक्षा के दायरे में रह करके आप ये सारी चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ये वर्ड कुछ मेंशन है या ऐसा कुछ है। देखिए, वर्ड मेंशन नहीं है, वर्ड नहीं लिखा गया है, पर ये चीज होनी चाहिए, ऐसा फॉलो किया जाएगा, ऐसा चलेगा इसके अंदर। ठीक है, फॉलो वर्ड यहाँ पर है, रिफ्लेक्ट वर्ड यहाँ पे यूज किया जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, रिफ्लेक्ट वर्ड आपके एग्जाम में बन सकता है। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो इको सेंसिटिव जोन में अलाउ कर दी गई है? कुछ प्रोहिबिटेड है, जैसे कि अगर आपने कुछ वाणिज्यिक खनन करना है, आपने कोई मिलें चलानी है, ठीक है, आपने प्रदूषण फैलाने वाले कुछ उद्योग बनाने हैं, जल विद्युत परियोजनाएं चलानी है, लकड़ी का उद्योग करना है, वहां पर आपने गर्म हवा के गुब्बारे जैसे पर्यटन वाली जो हॉट एयर बलून्स होते हैं ना, वहां पर आपने वो निकालने, क्योंकि उससे भी तो फिर जो है क्रिएट होता है यहाँ पर। अपशिष्टों का निर्वहन करना है, वो जितने भी सॉलिड वेस्ट है उनको यहाँ पर निकालना है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों को यहाँ पर निकालना है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, अलाउड नहीं है। ये सारी चीजें आपकी अलाउ नहीं की जाती हैं। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, आपका इससे सवाल यहाँ पे बन सकता है। और कौन सी गतिविधियां यहाँ पर विनियमित करके चलाई जाएंगी? कुछ एक्टिविटीज को रेगुलेट करेंगे, जैसे कि पेड़ों की कटाई करना। ऐसा नहीं कि पेड़ों की कटाई को पूरी तरीके से रोके, और ऐसा भी नहीं है कि पेड़ों की कटाई बिल्कुल ही आपको अलाउ कर दी गई है। उसको एक कंट्रोल्ड वे में रेगुलेट किया जाएगा, उसका एक कंट्रोलिंग बिहेवियर आएगा। साथ ही साथ होटलों को और रिजॉर्ट्स को बनाना, आपको भी पता ना कि ऐसे एरिया के अंदर होटल और रिजॉर्ट वगैरह की काफी मांग होती है, तो वो लोग बनाते हैं यहाँ पर। प्राकृतिक जल का व्यवसाय यहाँ पर बनाना, विद्युत केबलों का निर्माण करना, कृषि प्रणाली में भारी बदलाव करना, सड़कों को चौड़ा करना, कीटनाशकों का प्रयोग करना, ये सब चीजों पे सरकार या फिर स्टेट की गवर्नमेंट या फिर वहां के जो ऑफिसर्स होंगे, उसके तहत जनहित को देखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए उसके ऊपर कोई ना कोई रोक टोक यहाँ पे लगाई जा सकती है। ठीक है, और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो इसमें अलाउ कर दी गई है? इसके अंदर यहाँ पर जो है कृषि करना, बागवानी करना, वर्षा जल को संयोग हार्वेस्टिंग कहते हैं ना, संचयन करना, संरक्षण करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, जैविक कृषि करना, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करना, सोलर एनर्जी के प्लांट्स लगाना, ये सब क्यों? क्योंकि ये सब हमारे लिए एक बेहतर है, ये हमारे लिए एक नया निकाल के आए हैं, ये अलाउ यहाँ पर कर दिए गए हैं। ठीक है, ये सब तो इसके अंदर अलाउ कर दिया गया है। सो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सारी चीजें, ये आप इसको जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब इको सेंसिटिव जोन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, एक बार थोड़ा सा वो देख लोगे। अगर आपके पास एक रेखा होगी, आपका पूरा ये नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के आसपास आपने एक रेखा कर दी है, तो यहाँ के एरिया और अंदर के एरिया के बीच में एक लाइन आ गई है, जो कि आपको क्या बता रहा है, आपकी मुख्य भूमि से आपको जो है वन क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्र को मुख्य भूमि से अलग नहीं किया जा सकता है। ये जो है इकोटोन की तरह काम करेगी। ये एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं, ये एरिया जहाँ पे फ्लोरा एंड फौना रहती है, हमारे हमारे जो जानवर हैं वो सब यहाँ पे रहते हैं, तो ये इकोटोन की तरह काम करेगी लाइन। ठीक है, इकोटोन क्या होता है? ये एक लाइन होती है जो दो यहाँ पर जो भी पारिस्थितिक तंत्र है उनके बीच में, यहाँ पर समुदायों के बीच में एक लाइन की तरह काम करती है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी संरक्षित क्षेत्र में वहां पे मानव का हस्तक्षेप रुक जाएगा, है ना। यहाँ पर अगर मानव का हस्तक्षेप कम होगा, जब मानव का हस्तक्षेप ही कम होगा, तो जितने भी और एक्टिविटीज यहाँ पे गलत होती है वो वैसे ही रुक जाएंगी, है ना। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। प्लस इको सेंसिटिव जोन जितने भी हैं, इससे आप जो है जितने भी वहां पर अंदर के यहाँ पर लुप्त प्राय प्रजाति हैं उनका संरक्षण कर सकते हैं, जैसे कि काजीरंगा में, असम में एक जो वन हॉर्न राइनोसेरोस है। आज ही ये वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड जब कर रही हूँ, उसके एक दो घंटे पहले ही आज मैंने एक वीडियो देखी है इंस्टाग्राम पे। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर जो है वन हॉर्न राइनोसेरोस एक सफारी का पीछा करते हुए, ठीक है, क्या हुआ कि एक फैमिली है, काफी सारे लोग हैं, वो सफारी में अपना जीप में ट्रैवल कर रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, और अचानक से उनके पीछे जो है एक वन हॉर्न राइनोस जो है वो पीछे आ गया। ठीक है, भागते भागते पीछे आ गया, फिर वो अपना
जो है वो झाड़ियों में चला गया। लेकिन इससे आपको क्या पता चलता है, उस वीडियो को अगर आप लोगों ने भी देखा है तो उससे आपको क्या पता चलता है कि जो मानव है ना वो खुद ही वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ही लोग वहां पर जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो क्षेत्र है, जो राइनोज है या जितने भी इस तरीके के जानवर है, उनका जो क्षेत्र है ना, हम उसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब जबरदस्ती हम घुसने की कोशिश करेंगे तो उनके पास भी एक ही होगा, वो भी हमारे पीछे आएंगे। तो यहाँ पर जो जबरदस्ती घुसने की कोशिश की जा रही है ना, ये एक गलत संकेत है। इंसान भी यहाँ पर जो है ना इन चीजों के पीछे पड़ा रहता है और इस तरीके के कार्य करता है। अगर इन कार्यों पे रोक लगा दी जाए ना, तो अपने आप ही ये चीजें जो है वो बंद होनी शुरू हो जाएंगी, रुकनी भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन वही है कि लोग जो है वो फन के चक्कर में, हम फन करेंगे, हमारा स्टंट होगा, हमारा ये हमारा वो, जो है वो उनके क्षेत्रों में, उनके कंफर्ट जोन में हम एंटर करने की कोशिश करते हैं। ये वीडियोस का एग्जाम्पल है। और कितने सारे आप लोगों को भी बहुत सी वीडियोस पता होंगे इस तरीके से, आप लोगों ने भी बहुत देखी होंगी। वो तो मैंने आज ही वाला वीडियो देखा तो जस्ट मैंने आपको वो एग्जाम्पल दे दिया। पर इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसका आपको एग्जाम्पल यहाँ पर देती हैं। ठीक है। साथ ही साथ इससे इनसे जो है वनों की कमी होना, मानव पशु संघर्ष को भी कम करने में मदद मिलती है। मानव और पशु का यहाँ पर एक संघर्ष भी कम होगा। जब पता होगा कि यहाँ पे एंटर नहीं करना है तो लोग नहीं जाएंगे उस एरिया के अंदर। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है, संरक्षित क्षेत्र है। तो उसमें कोर और बफर मॉडल तैयार किया है। देखो मैं कोर और बफर मॉडल आपको समझा देती हूँ एक्चुअली में क्या होता है। देखिए, यूनेस्को ने ना तीन चीजें दी थी। सबसे अंदर वाले रीजन को उन्होंने कोर बोला था, सेकंड वाले रीजन को उन्होंने बफर बोला था, और तीसरे को उन्होंने ट्रांजिशन बोला था। ट्रांजिशन में जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं उसमें अलाउ करा था हम लोगों का जाना। बफर में हमारा जाना अलाउ नहीं है, वहां पे सिर्फ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो होती हैं, आप लोग खुद रिक्रिएशन के लिए वहां पर जा सकते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज अलाउ कर दी गई थी। उसके बाद आपका जो कोर एरिया है वहां पर आपको बिल्कुल मिनिमम डिस्टर्ब के लिए बोला गया था। मिनिमम डिस्टर्बेंस, बिल्कुल भी जाना वहां पे अलाउड नहीं है। हम हमारा हमारा जाना बिल्कुल भी जो है ना कतई अलाउड नहीं करा गया उसके लिए। तो वही है यहाँ पर भी। तो ये भी हम लोग जो है इस पूरे के तहत यही एक पूरा सीक्वेंस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जाना अलाउड ना हो वहां पर। और ये इको सेंसिटिव जोन्स आप देख सकते हो इन रीजन में है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो कि हरियाणा में है, हरियाणा के अंदर ये नेशनल पार्क भी है, बर्ड सेंचुरी भी है। नोएडा की ओखला बर्ड सेंचुरी, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल के, वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र के, करनाल बर्ड सेंचुरी, ठीक है, बांदलापुर यहाँ पे कर्नाटका का, और ये पुलिकट बर्ड सेंचुरी जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ती है। ये एक पुलिकट लेक भी है। ये पुलिकट लेक बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ती है दोनों के। ठीक है, साउथ आंध्र प्रदेश और नॉर्थ तमिलनाडु में। तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है इसके अंदर। सीधा सीधा सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है इसके ऊपर भी। सो इको सेंसिटिव जोन सबको क्लियर हो गए। इको सेंसिटिव जोन इम्पोर्टेंट है, इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ते हैं हमारे लास्ट फिफ्थ आर्टिकल की तरफ। फिफ्थ आर्टिकल है हमारा फॉरेक्स, विदेशी मुद्रा का भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होते हैं? विदेशी मुद्रा भंडार एक ऐसी संपत्ति होती है जो कि हमारा जो है सबसे बड़ा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पर रखता है, जिसमें हमारी विदेश की मुद्रा संपत्तियां, विदेश का अधिकार, मुद्रा कोष, इन सब में जो है सब कुछ वहां पे शामिल होता है। तो विदेशी मुद्रा की जो संपत्तियां है वो एक यूएस डॉलर और जितनी भी हमारी करेंसीज है, यूरो पाउंड येन, इन सब का सबसे बड़ा हिस्सा जो है हमारा इसी में पड़ा हुआ होता है। तो फॉरेक्स रिजर्व जो है वो यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है। और हर कंट्री जो है इसको अलग अलग करेंसीज में मेंटेन करके रखती है, लेकिन फाइनली जिसका रिजल्ट निकलता है वो हम किस में दर्शाते हैं? यूएस के डॉलर में। यूएस के डॉलर में उसको दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर एक टर्म और आती है, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये आईएमएफ लेकर के आई थी इसको 1969 में। आईएमएफ सबको पता है ना, आईएमएफ एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद 1944 की कॉन्फ्रेंस के बाद 1945 में वर्ल्ड बैंक यूएन के साथ बनाई जाती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है लोन देना किन कंट्रीज को, जो यहाँ पर जिनकी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, जिनकी इकोनॉमी बिल्कुल स्थिर नहीं है। जैसे अभी श्रीलंका में था,
तो जिनकी भी यहाँ पर इकोनॉमी स्थिर नहीं होती है उसके लिए जो लोन देने के जो अधिकार होता है वो आईएमएफ का होता है। तो यहाँ पर स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है यहाँ पर जितना जितना आईएमएफ में कोटा है वो हर कंट्री को यहाँ पर एक कोटे के हिसाब से दिए गए हैं। और वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, 5 करेंसीज के ऊपर, यूएस डॉलर, यूएस का डॉलर, यूरो, चाइनीज की रेमिनबी, जापान का येन और ब्रिटिश पाउंड का स्टेरलिंग। इन सब के तहत यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। ये डेली आईएमएफ जो है वो तय करता है, इसके ऊपर डॉलर्स के रूप में ही यहाँ पर बताया जाता है। तो जो भी यहाँ पर एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स में बताया जाता है वो आप फॉरेक्स रिजर्व के रूप में रख सकते हो। इसको आप दूसरी कंट्री के साथ एक्सचेंज के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक दूसरी कंट्री के साथ अगर आपने ट्रेड करना है तो इसको आप एक्सचेंज के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आईएमएफ में जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर वो इस चीज को यूज कर सकते हैं। वो अपने डेली बेसिस के जो भी वो ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी लेन देन करते हैं, जैसे कि ऋण का भुगतान करना है, ब्याज का भुगतान करना है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कोटे को बढ़ाना है, इन सब चीजों के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। और कोई भी मेंबर अपनी एसडीआर के एलोकेशन को यहाँ पर बेच भी सकता है, सेल भी कर सकता है, खरीद भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखने को क्या मिला है कि डॉलर के अतिरिक्त अन्य जो भी और मुद्राएं हैं उसकी मूल्य में वृद्धि हुई है। ठीक है, हमेशा डॉलर को यहाँ पर बढ़ाया जाता है। तो और साथ ही साथ जो अभी हमने देखा कि कच्चे तेल की जो कीमत है उसमें गिरावट आई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें और बचत हो सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई और हम लोग जो है क्रूड ऑयल सारा भारत बाहर से ही परचेज करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके पास जो जितनी भी विदेशी मुद्रा है उसको बाजार में डॉलर खरीदने के लिए यूज किया जाता है, उसकी विदेशी मुद्रा भंडार बनाने के हस्तक्षेप के लिए यूज किया जाता है। अगर जितना भी यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है हमारा, तो उससे क्या होगा, हमें क्या फायदा होगा। तो क्या होगा ना कि हम लोगों का जब भी ऐसे कुछ भी स्थिर आ जाती है या फिर हमारा बढ़ जाता है तो उसके तहत जो है केंद्रीय बैंक के पास इतना उपलब्ध पैसा पहले से ही होगा कि हम पूरे देश में जितना भी आयात होना है, हमें जो इंपोर्ट कराना है, उसको हम यहाँ पर कंट्रोल करके रख सकते हैं। और अब जब भी ये इसमें रिजर्व होगा, बढ़ेगा हमारा जितना भी फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पर बढ़ने को मिलेगा, तो उसके तहत हमारा जो भी आरबीआई है, आरबीआई के पास जितना भी यहाँ पर अगर मान लीजिए कभी चल के आगे रुपए की कीमतों में गिरावट भी आती है तब भी हमारे पास एक एक पूरा एक रिजर्व करके पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये था आपका फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर। अब आते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर, क्योंकि अभी रिसेंटली रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली गई है कि भारत में जो रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं 2021 की, वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट निकाली है, 2021 का निकाला है, जिसमें पुलिस से जितना भी उनको डेटा इकट्ठा हुआ है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का, उसके हिसाब से इन्होंने रिपोर्ट निकाली है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि भाई हुआ क्या है। देखिए भाई, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सब लोग जो है ट्रैवल तो करते ही हैं, ट्रैवल तो करना ही होता है। तो उस ट्रैवल के तहत ये पता चला है कि रोड एक्सीडेंट जो है करीब करीब 4.12 लाख, 4,12,000 के करीब हुए, जिसमें 1.5 लाख जो है वो जाने गई हैं लोगों की। ठीक है, और उसमें जो है कई पूरे के पूरे उसमें जो है युवकों की संख्या सबसे ज्यादा रही है। उपरोक्त रिपोर्ट ने वर्ष 2020 की तुलना में इस बार जो है वो कमी देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि जो है आपको 2021 में पता ही है कि कोविड किससे सब झेल रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, तब ये हुआ। लॉकडाउन लगे होने के बावजूद भी आप देखिए ये संख्या, और ये संख्या एक्यूरेट हो ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारी जगह पे रिपोर्ट दर्ज भी नहीं करवाई जाती है, जिसके तहत ये संख्या और भी बढ़ी हुई हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रोड एक्सीडेंट जो है वो पहले के समान में 2019 की तुलना में 2021 में सड़क दुर्घटनाएं यहाँ पर कम हुई है, चोटों की जो आवृत्ति लगती है लोगों को वो कम देखने को मिली है। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वर्ष 2020 में हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा जो दुर्घटनाएं हुई हैं वो यूपी में हुई हैं, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। और वहां पे जो पूरी मृत्यु हुई है वो 15.2% मृत्यु है। इसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान का नंबर आता है इन चीजों के ऊपर। और ऐसा कहा जाता है कि पूरे जितने भी अगर सड़क दुर्घटना होती है उसमें मारे गए प्रत्येक 10 में से कम 8
जो है वो सीट बेल्ट नहीं पहने हुए होते हैं उनकी होती है। बाकी दो पहिया वाहन जो बाइक वगैरह होते हैं उनके क्यों होते हैं, 3 में से 2 लोगों के ऐसे यहाँ पर जो है वो मरने वाले लोग होते हैं जिनने हेलमेट नहीं पहना होता है। तो बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। आप सब लोग भी यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं, जरा अपना कृपया करके ध्यान रखें हर चीज के ऊपर। या आप आंकड़े देख सकते हो कि आंकड़े पहले से ऐसा कहा जा रहा है कि कम हुए हैं ये सब जो है यहाँ पर। 100 क्रैशेस अगर होते हैं तो उसमें 37 लोगों की डेथ होती है, बाकियों को यहाँ पर चोट जो है वो ज्यादा आती है। क्लियर हुआ सबको ये आर्टिकल? तो ये थे हमारे आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ज्यादातर इसके अंदर आपको जितने भी मैंने आर्टिकल्स कराए हैं सारे के सारे ऑलमोस्ट आपको कवर अप करने हैं प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में ही इनको कवर अप करिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर। ब्रह्मोस जो है ये इंडिया और रशिया के एक जॉइंट वेंचर है, बिल्कुल ठीक बात है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसकी जो रेंज 290 किलोमीटर जो है वो लैंड एयर सी अंडर वाटर कहीं से भी इस मिसाइल को लॉन्च करो बढ़िया तरीके से लॉन्च होगी। जिसकी स्पीड जो है वो मैक 2.8 साउंड की स्पीड से करीब 3 गुना ज्यादा तक काम करती है। ये फास्टेस्ट मिसाइल है पूरे वर्ल्ड की, जिसको इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है। इंडिया की ब्रह्मपुत्र का BRH लिया गया है और मॉस्कोवा रिवर का मोस लिया गया है रशिया की। तो दोनों यहाँ पर है, इसका एडवांस वर्जन भी लॉन्च किया गया है। इसको भारत में जो बनाया है, इसको यहाँ पर भारत में तैयार जिसने किया है वो किसने किया है, वो है DRDO, हमारी डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ रशिया की NPOM। ये मल्टी प्लेटफॉर्म है, किसी भी जगह से यहाँ पर करो। इसका प्रिंसिपल पता है क्या है? इस प्रिंसिपल का नाम है फायर एंड फॉरगेट, फायर करके भूल जाओ। ऐसा प्रिंसिपल है, क्यों? क्योंकि फायर करने के बाद इसको गाइड की जरूरत ही नहीं है, इसको गाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको गाइड ही नहीं करना है आपको, ये अपने तरीके से अपने आप यहाँ पर लॉन्च कर लेती है। बहुत ही स्मार्ट यहाँ पे यूज की गई है। 2 स्टेज है इसके अंदर, इसको पहले भी टेस्ट किया जा चुका है। और ये काफी बड़ी हमारे भारत के लिए मिसाइल यहाँ पर तैयार की गई है। ये माइलस्टोन है हमारी एक तैयारी में। इसको हमने रिसेंटली फिलीपींस को भी यहाँ पर इसको फिलीपींस ने ने हमसे इस चीज को खरीदा भी है। ठीक है, तो इसके अंदर सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट लिखी हुई हैं। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो पहले आप ब्रह्मोस के ऊपर देख लो, थोड़े बहुत फीचर्स इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं इसके, कुछ आप देख सकते हो इसका वेट और ये किस तरीके की दिखती है। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, ये सारा जो मैंने आपको बताया है, ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे यूज की जा सकती है, सुपरसोनिक है, ये वही सारी बातें हैं। नेक्स्ट है एक इकोनॉमी का क्वेश्चन है, वी शेप्ड रिकवरी के ऊपर। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, वी शेप्ड रिकवरी जो है ये ग्राफ होता है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, जिसमें क्या होता है कि आपका इस तरीके से क्या होता है ना, ये वी शेप की तरीके से दिखता है। बिल्कुल ठीक बात है, तभी इसका नाम पड़ा है ना वी शेप ग्राफ। तो ये ग्राफ तो वी शेप का ही होता है। ये ग्राफ हमें क्या बताता है? ये ग्राफ हमें बताता है कि भाई आपकी इकोनॉमी में जो है वो पहले रिसेशन आया और अब रिकवरी हो रही है। आपके यहाँ पर GDP जो है, आपका जो यहाँ पर रोजगार है, विनिर्माण है, ये बहुत ही पहले डाउन होता जा रहा था, फिर ये इम्प्रूव हुआ। और आज के टाइम पे यही हो रहा है। आज की जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, हमारी अभी की जो अर्थव्यवस्था है, वो वी शेप के ऊपर ही बेस्ड है। कैसे? देखो पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ था हमारे भारत के अंदर, पहले भारत में कोविड की सिचुएशन आई, पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया, हमारी जो पूरी GDP है वो तेजी से नीचे गिरी। तो क्या हुआ, रिसेशन की सिचुएशन आई, बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने वहां और ज्यादा बढ़ाया। पहले डाउन गए, पहले हम नीचे गए, फिर हम ऊपर उठने हुए, पहले हम नीचे गए, फिर हम ऊपर उठे। इसे कहते हैं वी शेप ग्राफ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर धीरे धीरे करते करते जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसका बैलेंस हम लोगों ने यहाँ पे बढ़ाना शुरू करा। गोल्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, ऑयल्स हो, हर एक को हमने यहाँ पर बढ़ाना शुरू किया। तो हम ये कह सकते हैं कि वी शेप ग्राफ ऐसे काम करता है। समझ रहे हो चीजों को? पॉइंट क्लियर हो गया ना सबको? तो इस तरीके से जो है ये आपका पूरा आर्टिकल यहाँ पर काम करता है, और इस तरीके से ये वी शेप ग्राफ बनता है। ठीक है भाई, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक ये पूरा आर्टिकल? आई होप सब लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई होगी, और सब लोग और ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है आपका एग्जाम्स और जो है इस नए साल में आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले। जरूरी है कि हम डेली करंट अफेयर्स के साथ जो है वो जुड़े रहें।
प्लस साथ ही साथ आपको जितना भी यहाँ पर बताया जा रहा है, ज्यादा टाइम नहीं, आपका 1 घंटा लगता है। पूरे दिन में 1 घंटा तो आप लोग दे सकते हैं इस पूरे टॉपिक के लिए। 1 घंटा पूरा लगता है और आपका पूरा एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। अगर आपने बात सुन भी ली और आपने नोट्स बना लिए तो 1 घंटे से ज्यादा मुझे पता है नहीं लगता। वीडियो में ज्यादा बड़ी कोशिश नहीं करती कि बहुत ज्यादा बड़ी बने, 45 मिनट से ऊपर ना ही जाए, ताकि आप लोग 45 मिनट्स तक सुने। 10-15 मिनट आपको लिखने में भी लगते हैं, तो आपके पूरे दिन का 1 घंटा यहाँ पे डेडिकेटेड हो। क्योंकि 1 घंटा भी आप दे रही है इस चीज के लिए तो बहुत है, उतना तो देखो जरूरी भी है। इससे कम दोगे तो देखो आप भी जानते हैं काम नहीं चल पाएगा, इससे कम में तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो आई होप सबके जो भी न्यू ईयर का रिजोल्यूशन है उसमें एक रिजोल्यूशन ये भी होगा कि हम लोग खूब जम करके मेहनत करेंगे, साथ में मिलकर के पढ़ाई करेंगे, और जितने ज्यादा चीजों को कवर हो सकेगा उतना देखेंगे। शुक्रिया सब लोगों का बहुत सुनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से कल अगले लेक्चर में। जय हिंद।